नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे, वर्धन वंश के बारे में बात करेंगे, राज्यवर्धन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और बहुत सेलेक्टेड कंटेंट मैं आपको दूंगा, तो सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और कल भी अगर किसी की क्लास नहीं हुई तो कल हम 11 बजे क्लास लगाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि कल 11 बजे से लेकर 2 या 1 बजे तक हम क्लास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कल मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट करूंगा, तो आप उसमें ज़रूर मेरे साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री हम यहाँ पर कर रहे हैं। और हिस्ट्री की अगर बात होगी तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? थानेश्वर का पुष्यभूति वंश कह लें। थानेश्वर, आप कहेंगे सर थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, क्या बोलेंगे इसको? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश कह लें या इसको वर्धन वंश कह लें, वर्धन वंश। ठीक है जी। और यहाँ पर जो हमें इंपोर्टेंट पढ़ना है वो पढ़ना है हर्षवर्धन। क्या पढ़ेंगे? हर्षवर्धन। तो हमारा टॉपिक हर्षवर्धन रहेगा, लेकिन थानेश्वर का जो पुष्यभूति है इसके बारे में सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में सारी चीजें हम पढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बातें? चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, सारी चीजें हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप मुझे बताइए, हम बात करेंगे थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, जिसे हर्षवर्धन के बाद हम यहाँ पर, जब हर्षवर्धन आया तो ये वर्धन वंश कहलाया, उसके पहले कहलाया। देखिए, जो पुष्यभूति वंश है इसका संस्थापक भी कौन था? पुष्यभूति। पुष्यभूति ने ही पुष्यभूति वंश की स्थापना की। जब प्रभाकर वर्धन राजा बना तो ये वंश वर्धन वंश के नाम से कहलाया। प्रभाकर वर्धन कौन था? जो हर्षवर्धन का पिता था, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, एक राज्यवर्धन, एक हर्षवर्धन और एक थी राज्यश्री। तो हम इन सब पर चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, तेज बोलूं? कम आवाज आ रही है क्या? मैं तो काफी तेज बोल रहा हूं, काफी तेज मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं। अब इसमें यहां आप देखिएगा कि सर जो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश है इसका संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। कौन है? पुष्यभूति। संबंध की बात करेंगे तो भैया वैश्य जाति से संबंध था इसका। किससे? वैश्य जाति से इसका संबंध था, हमने पढ़ लिया। किससे? वैश्य जाति से संबंध था। सामंत की अगर बात करें तो गुप्तों के सामंत थे। यहां पर यहां जो है ना, सामंत को लेकर बड़ा थोड़ा सा जो है अन्य स्रोत क्या कहते हैं, अन्य स्रोत में क्या दिया हुआ है कि सर ये किसका सामंत था? आप कहेंगे सर अन्य स्रोतों में से किसका? आप कहेंगे सर कौन थे? मोखरी वंश का। मोखरी वंश का राजा था अवंती, तो आप कहेंगे सर मोखरी वंश का सामंत बताया गया। किसका? तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना कि सर जब हम इसके बारे में पूरी डिटेल में सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे तो हमें ये पढ़ना है कि सर ये किसका बताया गया? बर्मन वंश का कह लें या मोखरी वंश का कह लें, एक ही चीज हम यहां पर करेंगे कि अवंती वर्मन का इसे क्या बताया गया है कि मोखरी वंश के राजा थे अवंती वर्मन, उसका सामंत बताया गया। हालांकि ऐसा है नहीं, ये सामंत किसका था? गुप्तों का। तो इसे कुछ अन्य स्रोत में किसका बताया गया है? अवंती वर्मन। और ये कौन है अवंती वर्मन? ये मोखरी वंश के राजा हैं। कौन है ये? मोखरी वंश के राजा हैं, लेकिन इसको कुछ स्रोतों में दिया है। हालांकि हम इसको यही पढ़ेंगे कि सर ये बताइए, गुप्तों का सामंत, सामंत का मतलब जानते हैं कि एक राजा के अधीन, एक राजा के अधीन हम बात करेंगे, एक राजा के अधीन छोटे से प्रांत पर शासन करने वाला सरदार सामंत कहलाता था। अब जैसे मुगल राजा हुए, मुगल राजा दिल्ली में रहते थे लेकिन पूरे भारत में इनका शासन था। तो कैसे करते थे? क्योंकि इन्होंने जगहों जगहों पर छोटे छोटे प्रांतों में गवर्नर और सामंत नियुक्त कर रखे थे। समझ रहे हैं आप? बात करेंगे हूणों के आक्रमण के बाद स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। थानेश्वर का जो पुष्यभूति है, पुष्यभूति ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। क्या कर दिया जी? स्वतंत्र कर दिया। तो यहां पर हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए, सारे पॉइंट हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिए। किसी को कोई समस्या वाली बात आई क्या? प्लीज मुझे आप बताइए कि सर यहां पर आपने इनको सारी चीजों को पढ़ लिया होगा, पढ़ा या नहीं पढ़ा? चलिए, बहुत शानदार, लाजवाब। कि सर हूणों के आक्रमण के बाद अगर मैं बात करूं, हूणों के आक्रमण के बाद अगर मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं तो आप कहेंगे सर हूणों के आक्रमण के बाद जो स्वतंत्रता है क्या हो जाएगी जी? प्लीज बताइए जल्दी जल्दी से कि सर हूणों के आक्रमण के बाद स्वतंत्रता की घोषणा हो जाती है।
क्या हो जाती है जी? घोषणा हो जाती है। कौन घोषणा करता? पुष्यभूति। थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? आप कहेंगे सर पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश को हम वर्धन वंश भी कहते हैं कि सर इनका संबंध वैश्य जाति से था। वैश्य का मतलब है जो गुप्ता या वैश्य का मतलब कह सकते हैं जो व्यापार वगैरह करते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं। ठीक है, सारी चीजों को हम पढ़ रहे हैं। यहां पर हम बात करेंगे सर ये किसके सामंत थे? गुप्तों के सामंत थे। हूणों के आक्रमण के समय अपने आप को किसने स्वतंत्र घोषित किया था? आप कहेंगे पुष्यभूति ने। किस वंश को जन्म दिया? पुष्यभूति वंश को। किस नाम से जाना गया? वर्धन वंश से नाम जाना गया। अन्य स्रोतों में किसके सामंत बताए गए हैं पुष्यभूति? तो अवंती वर्मन के। अवंती वर्मन का संबंध किससे था? आप कहेंगे सर मोखरी राजवंश से। किससे? मोखरी राजवंश से। अब बात आती है कि इस वंश में 3 प्रमुख राजा हुए, नरवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। ठीक है कि सर यहां पर पुष्यभूति के बाद कौन आया? नरवर्धन आया, फिर आदित्यवर्धन आया, फिर प्रभाकर वर्धन आया। 3 राजा आ गए। अब प्रभाकर वर्धन के भैया कितने पुत्र थे? तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी। एक था भैया राज्यवर्धन जो बड़ा था, एक था हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। और एक थी राज्यश्री। कौन थी जी? राज्यश्री। तो आप कहेंगे सर राज्यश्री की शादी किसके साथ की जाती है? इसकी शादी हो जाती है मोखरी शासक। आप कहेंगे सर मोखरी शासक। मोखरी शासक क्या नाम है इसका? मोखरी शासक का गृहवर्मा। आप कहेंगे सर क्या नाम है? गृहवर्मा। गृहवर्मा को हम क्या बोल सकते हैं? गृहवर्मा को हम और क्या कह सकते हैं? इसे गृहवर्मन क्या कह सकते हैं? गृहवर्मन। आप कहेंगे सर गृहवर्मन। ठीक है, तो गृहवर्मा के साथ शादी हो जाती है, लेकिन इस गृहवर्मा की हत्या कर देता है देवगुप्त। अब देवगुप्त कौन होगा? समझने का प्रयास करना कि देवगुप्त और शशांक दोनों मित्र हैं। देवगुप्त शशांक ने मिलकर मोखरी वंश पर हमला कर दिया। कन्नौज में शासन था मोखरी राजवंश का। कन्नौज में शासन किसका था? मोखरी राजवंश का। किसने हमला किया था? शशांक और देवगुप्त ने। देवगुप्त शशांक दोनों मित्र हैं। ठीक है, ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था। क्या कटवाया था? बोधि वृक्ष कटवाया था। आप कहेंगे सर मोखरी शासक गृहवर्मा या गृहवर्मा की हत्या कौन करता है? तो देवगुप्त करता है। देवगुप्त कौन है? शशांक का मित्र है। शशांक के साथ मिलकर देवगुप्त ने हमला किया था कन्नौज पर, जहां पर वंश था मोखरी वंश, राजा थे गृहवर्मा। गृहवर्मा की हत्या हो गई। अब क्या किया? शशांक ने राजश्री को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। ये जो है ये जंगलों में भैया जंगलों में शरण ले लेती हैं, जंगलों में चली जाती हैं। अब ये बात पता चलती है किसको? राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन क्या करता है? शशांक पर हमला कर देता है। शशांक तो नहीं मिल पाया, लेकिन देवगुप्त मिल जाता है। तो देवगुप्त की हत्या कौन करता है? आप कहेंगे सर देवगुप्त की हत्या कौन करेगा? आप बताएंगे सर देवगुप्त की हत्या किसने की थी? तो देवगुप्त की हत्या किसने की थी? तो यहां पर आप कहेंगे सर राज्यवर्धन ने। जब राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है, अब अपने मित्र की हत्या का बदला शशांक लेना चाहेगा। शशांक ने क्या किया? राज्यवर्धन पर हमला कर दिया। अभी हर्षवर्धन राजा नहीं बना, अभी हर्षवर्धन राजा नहीं बना, तो शशांक ने किस पर हमला किया? राज्यवर्धन पर। जब राज्यवर्धन पर हमला कर दिया तो बात क्या हुई? बात यह हुई कि सर राज्यवर्धन पर हमला हुआ, राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, गौड़ शासक है शशांक। शशांक ने हत्या कर दी राज्यवर्धन की। अब भैया राजा बनता है हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन कहां अपने भाई की हत्या का बदला लेगा? जाहिर सी बात है। तो राज्यवर्धन की हत्या जब हुई तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा और उसने शशांक पर हमला किया और शशांक की हत्या कर दी। क्या हो गई? शशांक की हत्या कर दी। जब शशांक की हत्या हो गई, ये वही शशांक है जिसको मैं बार बार कह रहा हूं गौड़ वंश या ऐसे कह सकते हैं महाबोधि वृक्ष किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था। किसने? शशांक ने। यहां पर देखिए राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मोखरी शासक गृहवर्मा के साथ। गृहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने कर दी। देवगुप्त की हत्या किसने कर दी थी? देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने कर दी। किसने? राज्यवर्धन ने इसकी हत्या कर अपने जीजा की हत्या का बदला लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि देवगुप्त ने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया है, अब राज्यवर्धन की हत्या शशांक करेगा। कौन करेगा? शशांक। अब शशांक की हत्या कौन करेगा? शशांक की हत्या करेगा भैया हर्षवर्धन। क्या बात है, एक दूसरे की हत्या ही कर रहे हैं ये लोग।
ठीक है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, राज्यवर्धन के द्वारा देवगुप्त की हत्या कर दी जाती है। चलिए, ये वही शशांक है, ये वही शशांक है जिसने देव महाबोधि, या ऐसे कहेंगे सर कौन सा, बोधि वृक्ष कटवाया था, बोधि वृक्ष कटवाया। बोधि वृक्ष को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और बोधि वृक्ष को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर बोधि वृक्ष कटवाया, कि सर किसने कटवाया था, तो इसने कटवाया था। ये कौन था, ये गौड़ शासक था। ये कौन था, गौड़ शासक था, शशांक। ठीक है, गौड़ शासक था, इसने बोधि वृक्ष कटवा दिया था, वृक्ष कटवाया था। अब ये हमने बातें सारी पढ़ ली, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करेंगे, मेरे साथ रिवाइज करेंगे ताकि मैं आपको क्लास में ही याद कराऊं। आप बताएंगे थानेश्वर में जो पुष्यभूति वंश है इसे किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे वर्धन वंश से। थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यभूति था। पुष्यभूति किसका सामंत था, आप कहेंगे गुप्तों का सामंत था, लेकिन कुछ जगहों पर अवंती वर्मन का सामंत बताया गया है। ठीक है, हालांकि आप गुप्त समझिएगा, गुप्त वंशों का, गुप्त शासकों का सामंत था। ये बताइए कि सर पुष्यभूति का संबंध किससे है, आप कहेंगे सर पुष्यभूति वंश का संबंध किससे है, वो संबंध किससे होगा, वैश्य जाति से। वैश्य जो व्यापार वगैरह करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, बात आती है कि सर इस वंश में और कौन कौन राजा हुए, तो 3 राजा हुए, जिसमें एक राजा कौन है, पुष्यभूति के बाद एक राजा है नरवर्धन, एक है आदित्यवर्धन, एक है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के कितने बच्चे थे, 3। कितने बच्चे थे, 3। पहले बेटे का नाम क्या था, राज्यवर्धन। दूसरे बेटे का नाम क्या था, हर्षवर्धन। बेटी का नाम क्या था, राज्यश्री। अब राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, गृहवर्मा के साथ। गृहवर्मा कौन थे, कन्नौज के राजा थे। कन्नौज में किस वंश का शासन था, मोखरी वंश का। मोखरी वंश के राजा कौन थे, गृहवर्मा। किसके साथ शादी हुई है, राज्यश्री के साथ। राज्यश्री कौन है, प्रभाकर वर्धन की बेटी, हर्षवर्धन राज्यवर्धन की बहन। अब बात आती है कि सर कन्नौज पर हमला किसने किया था, शशांक और देवगुप्त ने। देवगुप्त ने किसकी हत्या कर दी थी कन्नौज आक्रमण के दौरान, आप कहेंगे गृहवर्मा की। अब गृहवर्मा किसका जीजा है, राज्यवर्धन का। राज्यवर्धन अपनी जीजा की हत्या का बदला लेगा। किसको मार रहा है राज्यवर्धन, देवगुप्त की हत्या कर रहा है। अब देवगुप्त की हत्या हो जाती है, ये बात पता चलती है शशांक को। शशांक अपने मित्र की हत्या का बदला लेने के लिए किस पर हमला कर देता है, राज्यवर्धन पर। अब यहां पर राज्यवर्धन मारा जाता है। राज्यवर्धन की हत्या का बदला कौन लेगा, उसका भाई कौन है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अब किस पे हमला कर रहा है, शशांक पे। अब शशांक की हत्या हो जाती है। शशांक की हत्या करने के बाद हर्षवर्धन अपना अधिकार कन्नौज पर कर लेता है और अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपने सबसे करीबी मित्र और अपने मंत्री दिवाकर मित्र को भेजता है। दिवाकर मित्र से विंध्याचल पर्वतों से, विंध्याचल जंगलों से लेकर आते हैं, ढूंढ कर लाते हैं, और राज्यश्री के कहने पर हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेकर जाता है। कहां, थानेश्वर से कन्नौज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एसएससी का ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भैया ये बताइए किसके कहने पर हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज बनाई थी। आप कहेंगे सर कौन सी, तो आप कहेंगे सर राज्यश्री के कहने पर थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज लेकर गया। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक चीजें क्लियर हो गई तो एक बार जरा दिल देकर दिखाओ, दिल फेंक के मारो, लाल वाला दिल। चलो जल्दी से बताओ भैया, क्या ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, है ना। चलिए, लिख लिए होंगे आपने, है जी, इतनी सारी चीजें लिख ली होंगी। कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या हो तो प्लीज बताइए। मैं आपको अपने छोटे भाई बहन के समान ही प्यार करता हूं और इतना मुझे आपसे लगाव है कि आपकी समस्या मेरी समस्या है। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई मेरी बहन कोई भी परेशान हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हमने बात करनी है हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन क्या बनेगा, राजा। अब हर्षवर्धन क्या बनेगा, राजा। हर्षवर्धन ने 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। एक क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, तो हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। देखिए हर्षवर्धन पावरफुल था, क्यों, क्योंकि इसके पास सबसे विशाल सेना थी जिसे चतुरंगिणी कहा गया। इसकी सेना का नाम था चतुरंगिणी। ठीक है,
सर मेरी जैकेट चाहिए। आपकी मेरी जैकेट चाहिए, सिलेक्शन लेकर आओ, ये जैकेट आपकी। हालांकि इस बार भी कोई बच्चा ने मुझसे पूछा था पिछली बार भी, तो उसने मुझे कमेंट भी दिखाया था और मैंने उसमें उनने मुझे दिखाया भी कि मैंने बोला है, प्रॉमिस किया उसको, तो मैंने वो जैकेट उसको इस जीडी के सम्मान समारोह में दे भी दी है। ठीक है, तो आप लोग भी ये देख लेना, क्या नाम था, हर्ष आशीष, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सिलेक्शन लेकर आओगे तो मैं आपको जरूर दे दूंगा अपनी। ठीक है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर हर्षवर्धन बैठा। हुएन सांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। अच्छा क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा था। जल्दी जल्दी से बता दीजिए। धर्मेश कह रहे हैं सब कुछ क्लास में ही याद हो जाता है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां हम बात करेंगे कि हुएन सांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा। क्या कहा जी, शिलादित्य कहा। समझ गए आप लोग। चलिए उपाधियों की बात अगर मैं करूं, उपाधियों की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताइएगा। यहां पर आप मुझे बताएंगे सर सिंपल सिंपल सी चीजें हो गई, ये सारे पॉइंट हो गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए भैया, बहुत बहुत शानदार। आपने पढ़ लिया क्या, आपने ये सारे पॉइंट पढ़ लिए कि देखिए उपाधि परम भट्टारक की, कौन सी उपाधि हो गई, परम भट्टारक की उपाधि यहां पर धारण कर ली। महाराज धीराज की उपाधि धारण कर ली। चक्रवर्ती की उपाधि धारण कर ली। और परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली। किसकी, परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली। कि सर ये बताएं हर्षवर्धन ने क्या कहा था, हर्षवर्धन को हुएन सांग ने क्या कहा था, शिलादित्य। क्या कहा, शिलादित्य कहा। और उपाधियां हर्षवर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, परम भट्टारक की, महाराजाधिराज की, चक्रवर्ती की और परमेश्वर। परमेश्वर को यहां पर गॉड मत कहना, परमेश्वर को यहां पर गॉड मत कहना। यहां पर आप क्या कहेंगे जी, आप यहां पर क्या कहेंगे, इनको अच्छे से आप समझिएगा कि सर इनको हमने क्या पढ़ना है। आप कहेंगे सर इन्हें हम क्या पढ़ेंगे, परमेश्वर ही लिखेंगे। इंग्लिश में हम इनको क्या लिख लेंगे, परमेश्वर। ठीक है, आप कहेंगे सर इनको हम क्या लिखेंगे, परमेश्वर, परमेश्वर। चलिए क्या लिखेंगे, परमेश्वर। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर कि सर परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी, परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी, चक्रवर्ती महाराज, चक्रवर्ती की, महाराजाधिराज की, परमेश्वर की उपाधियां धारण करने वाला राजा कौन था, हर्षवर्धन। चलिए सर मुझे गले की चेन चाहिए। ये तो शुक्र है कि आप मेरी गले की चेन मांग रहे हैं। कल को आप ये मत कह देना कि सर मुझे आपका घर चाहिए, मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, है ना, मुझे आपका बेटा चाहिए। चलो थैंक गॉड कि आपने कुछ और नहीं मांगा। बताओ मेरे गले में तो चैन है ही नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, चैन कहाँ से पहन पाऊंगा भैया। अमीर आदमी तो ये बैठे हैं यहाँ, मेरे पास कुछ ना, इनके पास सब कुछ है, मालिक बैठे हैं यहाँ, तो हम तो भैया गरीब आदमी हैं, हम पे कहाँ से चैन पहन होगी। चलो सिंपल सी चीजें हैं जोक्स जरूरी है, ऐसे हंसी मजाक होते रहना चाहिए ताकि आपकी क्लास में जो मन है वो लगा रहे, मस्त तरीके से आप बैठे रहें। ठीक है जी, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बातें यहां पर हमने कर ली। अब बात आती है, मुझे बताइए हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा था, हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा था। कौन कौन भैया बता रहे हैं, आप मुझे बताइए। वाह जी वाह, ये कह रहा सर मैं बहुत काला हूं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भैया काले गोरे से सिलेक्शन होते हैं क्या सिलेक्शन तो पढ़ने से होता है जी, पढ़ने से होता है। काले गोरे से तो शादी पे इफेक्ट पड़ता है बस, लेकिन सरकारी नौकरी लग गई ना तो वहां भी काले गोरे का कोई भेदभाव नहीं है ना। कि इस कदर मोहब्बत मुझे तुझसे हो गई ए वर्दी, इस कदर मोहब्बत मुझे तुझसे हो गई ए वर्दी कि तेरे सिवा किसी और की चाहत नहीं। सपने में तू रोज आती है, नींद अब मुझे आती नहीं, अपने मेहनत के पसीने से मैं तेरी मांग सजाऊंगा। ए वर्दी तू मेरी महबूबा है, एक दिन मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। तो आप महबूबा बनाए, दुल्हन बनाए, यकीनन वर्दी आपकी है। ठीक है, हमने पढ़ लिया। मैंने अभी आपसे पूछा कि भैया हुएन सांग ने हर्षवर्धन को क्या कहा था, तो आपने कहा था जी, आपने क्या कहा था, आपने कहा था भैया हुएन सांग
ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। क्या कहा? शिलादित्य। चलिए शासनकाल के बारे में बात करेंगे। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और हर्ष के अधीन उत्तर भारत के 5 प्रांत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है कि सर 5 प्रांत कौन कौन से थे कि भैया पंजाब था, कन्नौज था, ठीक है, पंजाब, कन्नौज, और आप कहेंगे गौड़ जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, गौड़, ठीक है, मिथिला और उड़ीसा, ठीक है जी। तो यहां पर आप कहेंगे उड़ीसा है, मिथिला है, गौड़ है, और भैया गौड़ भी कह सकते हैं, कन्नौज और पंजाब है। तो यहां पर एक नोट आप लिखिएगा, यहां पर एक नोट आप लिखिएगा, और इस नोट में भी आप लोग एक लिखेंगे कि हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री के कहने पर हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री के कहने पर क्या किया था? कहने पर क्या किया भैया? आप कहेंगे अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित किया, या थानेश्वर से हटाकर कन्नौज को बनाया। किसे बनाया? कन्नौज। कौन कौन जानते हैं कि कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है? कन्नौज को बनाया, ठीक है, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इत्र नगरी, ठीक है, इत्र नगरी। कन्नौज जो है वर्ल्ड फेमस है इत्र के लिए। किसके लिए? इत्र के लिए। चलिए विकास जी कह रहे हैं सर आपकी क्लास में बड़ा मजा आता है, हिस्ट्री में बोरिंग नहीं लगती। चलिए ऐसे ही मजे के साथ पढ़ते रहिए, यकीन रखिए, विश्वास रखिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ये जरूर याद रख लेना कि सर 5 प्रांत कौन से थे उत्तर भारत में हर्षवर्धन के अधीन? एक तो पंजाब था, एक कन्नौज था, एक गौड़ था, एक मिथिला था, ठीक है, एक मिथिला जो बिहार वाला क्षेत्र, मिथिलांचल, जहां पर माता सीता का जन्म हुआ था, ठीक है, पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा। अब बात आती है, हर्षवर्धन ने वैवाहिक संबंध बनाए थे। वैवाहिक संबंध से उसने साम्राज्य विस्तार किया, और वैवाहिक संबंध से साम्राज्य विस्तार किया। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी शासक ध्रुवसेन द्वितीय से कर दिया। किससे कर दिया? आप कहेंगे सर हर्षवर्धन ने अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया था? एक वल्लभी शासक थे। वल्लभी कहां पड़ता है? गुजरात में। वल्लभी जो राजा हुए हैं, वल्लभी कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और यहाँ के एक राजा हुआ करते थे ध्रुवसेन सेकंड से हर्षवर्धन ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, और हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के किनारे पर एक युद्ध हुआ। ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, इसने भैया हर्षवर्धन को पराजित किया। किसको? हर्षवर्धन को पराजित किया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए लिख लीजिए आप यहां पर, चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। तो ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे कि सर पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक है, चालुक्य वंश का प्रतापी राजा है पुलकेशिन सेकंड, इसने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है भाई, कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में है कन्नौज। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब बात करेंगे सर, यहाँ पर हम बात करेंगे सर पुलकेशिन और हर्षवर्धन के इस युद्ध को नर्मदा नदी के किनारे पर लड़ा गया, इसका वर्णन कहाँ पर है? ऐहोल प्रसिद्धि में। किसमें? ऐहोल प्रसिद्धि में, ऐहोल अभिलेख कह सकते हैं। ऐहोल प्रसिद्धि में हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण किया, और वहां भगवान बुद्ध का जो दांत था, भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित करवाया। कि सर भगवान बुद्ध का दांत कश्मीर से कौन जीत कर लाया था? हर्षवर्धन। कौन जीत कर लाया था? हर्षवर्धन। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है,
हाँ जी, बहुत बढ़िया। सर हर्ष की पुत्री का नाम बताइए, प्रियंका कुमारी ने पूछा है। देखिए हर्ष की पुत्री का नाम अगर मैं ढूंढ भी लाऊं तो मुझे खुद भी नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे खुद भी नहीं पता कि हर्षवर्धन की बेटी का नाम क्या है, क्योंकि कहीं इतिहास में लिखा ही नहीं है। कहीं लिखा है तो वो ऑथेंटिक है ही नहीं, है ना। तो इतिहास में उसकी बेटी का नाम कहीं नहीं दिया गया है, तो इसलिए मुझे भी नहीं पता। और बी ऑनेस्ट, मैं झूठ बोलकर आपकी वाह लूटना नहीं चाहूंगा, मुझे सच में नहीं पता कि क्या नाम था हर्षवर्धन की बेटी का, है ना। बाकी मैंने रिसर्च करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद भी उसकी बेटी का नाम मुझे नहीं पता चल पाया, क्लियर ही नहीं है, कहीं भी क्लियर भी नहीं है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग, बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया। हाँ जी, बिल्कुल आकाश जी, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं कि सर ऐहोल प्रसिद्धि में ऐहोल अभिलेख है जिसमें यह लिखा है कि हर्षवर्धन पर पुलकेशिन सेकंड ने हमला किया, हर्षवर्धन को पराजित किया। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब बात यहां पर आती है कि हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर से जो महात्मा बुद्ध थे उनका दांत वहां स्थापित था कश्मीर में, उस दांत को वहां से कहां पर लगवा दिया, संघाराम में। संघाराम कहां पड़ता है, कन्नौज के निकट पड़ता है। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मृत्यु मृत्यु कब हुई, तो आप कहेंगे सर 647 में मृत्यु हो गई। कब, 647 में मृत्यु हो गई। दरबारी कवि कौन थे, बाण भट्ट। दरबारी कवि कौन थे, बाण भट्ट। और हर्षचरित लिखी है कि बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी है, कादम्बरी लिखी है। क्या लिखी है, कादम्बरी। आप कहेंगे सर कादम्बरी की रचना किसने की है, बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी है और भैया कादम्बरी लिखी है। अच्छा, हर्षवर्धन भी कवि था, हर्षवर्धन भी संस्कृत का महान विद्वान था। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं, रत्नावली, नागानंद और भैया प्रियदर्शिका। पक्का। तो आप कहेंगे सर संस्कृत के 3 नाटक जिसमें उसकी मदद की थी, एक भैया कौन था, आप कहेंगे सर एक इतिहासकार है, या एक कहेंगे एक और कवि है जिसने मदद की थी, उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताइए, उसका नाम मुझे आप कमेंट में बताइए। ठीक है जी, चलिए हमने बात कर ली यहां पर दांत। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीजें हो गई। यहां हम बात कर रहे हैं कि सर कश्मीर पर किसने हमला किया था, हर्ष ने। वहां से क्या लेकर आया था, महात्मा बुद्ध का दांत। कहां लगवाया था, कन्नौज के संघाराम में। मृत्यु कब हो गई, 647 में। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन हुआ करता था, आप कहेंगे बाण भट्ट। कौन था, बाण भट्ट। बाण भट्ट ने क्या रचना की है, हर्षचरित की रचना की है, कादम्बरी की रचना की है। किसकी, कादम्बरी। हर्षवर्धन के शासन काल में कादम्बरी और हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाण भट्ट ने। बाण भट्ट कौन थे, हर्षवर्धन के कवि, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट। रचना हर्षचरित, कादम्बरी। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन ने कश्मीर में किसको भैया जीत कर लेकर कन्नौज के संगाराम में स्थापित किया था, महात्मा बुद्ध के दांत को। हर्षवर्धन की सेना का नाम है चतुरांगणी। क्या है, चतुरांगणी। कर वसूलने वाले को क्या कहते हैं, भोगिक। क्या कहा जाता है, भोगिक। जो भैया टैक्स कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, भोगिक कहते हैं। इसको यहां पर भोगिक ही लिखना, इसको यहां पर जो है, यहां पर जो भोगिक ही लिखना। क्या लिखना, भोगिक ही लिखना। ठीक है, इसको कंज्यूमर ना लिखकर भोगिक लिखना। इंग्लिश में भी जो नाम होता है नाम वही रहता है भैया, नाम जो रहेगा नाम तो वही रहेगा। आप कहेंगे सर भोगिक। ठीक है जी, भौगिक। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया जी, भौगिक पढ़ लिया। अब यहां पर बात आती है, यहां पर ये चीजें और हम बात करेंगे, पुस्तपाल। जो भैया जमीन का हिसाब किताब रखता था उसे पुस्तपाल कहते थे। क्या कहते थे जी उसे, आप कहेंगे जी उसे क्या कहते थे, पुस्तपाल कहते थे। क्या कहते थे जी, पुस्तपाल कहते थे। तो ये सारे पॉइंट हमारे हैं, यहाँ पर हम लोग इन पॉइंटों को पढ़ते हुए चलेंगे, अच्छे से सारी चीजें लिखते हुए चलेंगे। और ये आप मुझे बताइए कि सर इसे क्या कहा गया है, तो इसे कहा गया है जी पुस्तपाल। क्या कहा गया है, पुस्तपाल। ठीक है, कि पुस्तपाल कहा गया था। जमीन का हिसाब रखने वाले को पुस्तपाल कहते थे।
हर्ष भगवान शिव और सूर्य की पूजा करता था। कि सर हर्षवर्धन वॉज वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा एंड सूर्य, कि हर्षवर्धन ने किसकी पूजा की थी? भगवान शिव की और सूर्य की। भगवान शिव और सूर्य की पूजा कौन करता था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की सेना का नाम क्या था? चतुरांगनी। कर वसूल करने वाले को हर्षवर्धन के समय भोगी कहते थे। जमीन का हिसाब रखने वाले को पुस्तपाल कहते थे। हर्षवर्धन भगवान शिव और सूर्य की पूजा करता था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। वंदना चौधरी कह रही है धावक। बिल्कुल, धावक नामक कवि ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे नाटकों को लिखने में हर्षवर्धन की मदद की थी। चलिए, क्या कर दो जी? पोएट। ये तो कवि है ना, ये तो कवि है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, चलिए हमने बात करनी है, ये सारी चीजें हमने लिख दी। आप कहेंगे हुएन सांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। देखिए हर्षवर्धन ने हुएन सांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया। कि हर्षवर्धन जो भगवान शिव और सूर्य की पूजा करता था, जब हुएन सांग जो चीनी यात्री है हुएन सांग हर्षवर्धन के दरबार में आया तो हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपना लिया? तो वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लेता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लेता है। ठीक है जी। चलिए यहां हम बात कर रहे हैं कि हर्ष ने कन्नौज तथा प्रयागराज में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का प्रारंभ किया। अच्छा, कुंभ मेले कहां कहां पर लगाए जाते हैं? आप कहेंगे सर हरिद्वार में। कुंभ मेले कहां कहां पर लगाए जाते हैं? आप कहेंगे सर हरिद्वार में। हरिद्वार है ना, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ठीक है जी, नासिक। चलिए यहां पर भैया लगाए जाते हैं नासिक। बताइए फटाफट से कि सर 2 विशाल महासभाओं का आयोजन किसने करवाया था? प्रयागराज में, कन्नौज में 2 महासभाओं का आयोजन किसने किया था? आप कहेंगे हर्षवर्धन ने। और यहीं से कुंभ मेलों की शुरुआत हो गई। पानी है क्या? कुंभ मेलों की शुरुआत हो गई। पानी है अपने पास? चलिए हमने पढ़ा हुएन सांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा को किसने अपनाया था? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे। हाँ, कल क्लास लूंगा भाई, वो जब शेड्यूल होगी तो उस पर टाइम टेबल रहेगा, बाकी मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। हर्ष ने कन्नौज तथा प्रयागराज में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया, जिसे कुंभ मेले का आयोजन माना गया। कुंभ मेले कहां कहां लगते हैं? हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में। ठीक है, यहां पर कुंभ मेले लगते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि सर हर्षकालीन साहित्य, जैसे कि हर्षचरित है, कादम्बरी है, ये किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। किसने? बाण भट्ट ने। सूर्य शतक, मयूर भट्ट ने या मयूर नामक राजा ने लिखी है? किसने? मयूर नामक राजा ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, ये हर्षवर्धन ने लिखी हैं। और इसमें मदद किसने की थी? इनकी हेल्प किसने की थी? आप कहेंगे धावक ने। किसने? धावक नामक कवि ने। चलिए लिख लीजिए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। कंचन जी धन्यवाद मेरी बहन। हमने पढ़ा कि हर्षवर्धन कालीन साहित्य। देखिए हर्षवर्धन के समय हर्षचरित, कादम्बरी किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है, जो दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के समय मयूर भट्ट हुए हैं या मयूर हुए, जिन्होंने सूर्य शतक और मयूर शतक लिखा है। हर्षवर्धन खुद एक भैया इतिहासकार था। संस्कृत में 3 नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये क्या है? ये नाटक हैं। ये क्या है? नाटक। और ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। तो ये अच्छे से आप लोग नोट डाउन करिए, फटाफट से इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना जी। यहां तक आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। सारी चीजें आपकी नोट डाउन हो गई।
आगे बात करेंगे कि सर इन रचनाओं को लिखने का श्रेय धावक नामक कवि को जाता है। ये मैंने वहीं लिखवा दिया, यहां लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहीं लिख लिया हमने, ठीक है। हेल्प किसने की थी? धावक नामक कवि ने। किसने की थी? धावक नामक कवि ने। आगे बात करेंगे सर यहां पर जयसेन। जयसेन ने स्वयं की तुलना कालिदास एवं भास से की, ठीक है। जयसेन ने स्वयं की तुलना कालिदास एवं भास से की थी। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख किया। किसका? तुला यंत्र का उल्लेख किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका? तुला यंत्र का। तुला यंत्र जानते हैं? जो पहले बैल चलाते थे, जो बैल घूम घूम कर उस ट्वेल को चलाते थे, उसे तुला यंत्र के नाम से जाना गया, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। सीकरी क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, सीकरी किसे कहते हैं। चलिए, एक सीकरी, फतेहपुर सीकरी एक शहर तो है, बाकी सीकरी का तो पता नहीं जी किसे कहते हैं। चलिए मुझे बताइए तो सही, सीकरी होता क्या है? चलिए भैया यहां पर लिख लीजिए सर, कंबाइंड पीडीएफ। जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, जब हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यहां पर हमने लिख लिया कि सर हर्षचरित में सिंचाई के साधन का क्या नाम है? तुला यंत्र, ठीक है। जयसेन ने स्वयं की तुलना किससे की थी? कालिदास से और भास से। जयसेन, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। मानसी पक्का पक्का पक्का, डन डन। चलिए जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली यहाँ पर। अब हुएनसांग, हुएनसांग कौन है? आप कहेंगे सर हुएनसांग चीनी यात्री है। हुएनसांग आया कहां से है? हुएनसांग आया कहां से है? तो ये आया था भैया चीन से। ये 629 में आया, 645 तक भारत में रहा। हुएनसांग का एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, यूसी की, यूसी की। ये क्या लिख दिया यहां पर? चलिए, ये है यूसी की। आप कहेंगे सर यूसी की, इसको आप लिखिएगा कि सर इसका जो नाम है वो सी यू की है। क्या है? सी यू की, सुयू की, सुयू की है, सुयू की, सुयू की। चलिए मैं इसको लिख ही देता हूं भैया। आप कहेंगे सर इसका नाम है सु यू की, सुयुकी, ठीक है। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि कहते हैं। देखिए शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध को कहते हैं, वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहते हैं? हुएनसांग को। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे हुएनसांग को। हुएनसांग कहां से आया था? सीयुकी भी इसको बोला जाता है, इसको सीयुकी बोला जाता है, सुयुकी ना बोलकर सीयुकी, ठीक है। क्या बोलेंगे? सीयुकी, इसे हम सी यू की, ठीक है, सीयू की बोलेंगे। तो ये आप लिखिए, हुएनसांग भारत कब आया था? आप कहेंगे 629 से लेकर 645 तक भारत में रहा। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया चीन से। इसने एक ग्रंथ, एक पुस्तक लिखी सुयुकी, जिसे सीयुकी के नाम से जानते हैं। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार या वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जानेंगे। चलिए, तो ये है हमारा हर्षवर्धन वर्धन वंश, ठीक है। अब ये तो हमारा पूरा हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये तो हमारा पूरा निपट गया, ठीक। अब ये मुझे बताइए कि इससे ज्यादा तो हर्षवर्धन में कुछ आएगा नहीं। कल हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, कल हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, बड़ा टॉपिक है तो थोड़ी सी बड़ी क्लास रखेंगे, थोड़ी सी बड़ी क्लास रखेंगे हर्षवर्धन गुप्त साम्राज्य की। और गुप्त साम्राज्य में सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, मजा आया पढ़ने में या नहीं आया, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।